ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चक्कर में ही देश के बंटवारे के लाले आ रहे हैं। जैसे 1940 से पहले कोई फॉर्मल डिमांड नहीं था पाकिस्तान का। 1940 में मुस्लिम लीग डिक्लेयर करता है कि हमें पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। मतलब वो लोग एक्सप्रेशन स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं टू कार्व आउट इंडिया, कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, जो ब्रिटिश इंडिया है, उसका हम बंटवारा करेंगे क्योंकि हमें लगता है हमारा अपना देश होना चाहिए। ये आइडिया पुरानी है, ये आइडिया 1920 से आता है, मोहम्मद इकबाल से आता है, जिनके गाने हम आज सुनते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल का आइडिया है ये टू नेशन थियरी। सो वहां से आ रहा है। तो स्पीच का आप इस्तेमाल देख रहे हो कि ऐसे करके हुआ है, एक कि आपका देश का बंटवारा होने का बात हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है। दूसरा, आप स्पीच का जो कॉन्सिक्वेंस देख रहे हो वो है आप 1946 में देख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट कैलकटा किलिंग। द ग्रेट कैलकटा किलिंग क्या है? ये 16 अगस्त को शुरू होता है, 5 से 10 दिन तक चलता है। कलकत्ता में खून खराबा हो जाता है, 5000 से 10,000 लोग मारे जाते हैं, रास्तों पे उनकी बॉडीज मिलती है, मतलब वल्चर आके खाए जा रहे हैं, और हमारे पास फोटोग्राफ्स भी है। हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये हिंदू लोग हैं जो कोलकाता के आसपास रहते हैं और उनका मुसलमानों ने नरसंहार किया। हाँ, और उसके बाद गांधी वहां गए, वो सब हुआ। तो वो भी, उसका भी शुरुआत कैसे हो रहा है? उसका शुरुआत भी स्पीच से ही हो रहा है। हो ये रहा है कि हुसैन सोहरावर्दी है, वो कॉल देते हैं डायरेक्ट एक्शन का। वो कॉल क्यों दे रहे हैं डायरेक्ट एक्शन का? मोहम्मद अली जिन्ना है, वो कॉल क्यों दे रहे हैं डायरेक्ट एक्शन का? क्योंकि उनको लग रहा है उनकी जो डिमांड है पाकिस्तान की, जो उन्होंने वही स्पीच और एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करके 1940 में फॉर्मलाइज की, उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, वो रियलिटी में नहीं बदल रहा। तो वो सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों की सरकार को फोर्स करना चाहते कि भाई हमें ये चाहिए, तुम दो वरना ये। तो बेसिकली ये है कि 1945 के एंड में और 1946 की शुरुआत में इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस में क्या हुआ था कि बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग मेजॉरिटी में नहीं आई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के एलाइज जो थे वो मेजॉरिटी में आए थे। तो इस वजह से उनके पास पावर था और उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद इतना खून खराबा हुआ। ऐसा नहीं कि खून खराबा सिर्फ मुसलमानों हिंदू पे किया, खून खराबा पूरे देश में शुरू हो गया, पर इससे इनॉग्रेट हो गया। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हो तो आप देश में क्या देख रहे हो? आप देश में देख रहे हो बंटवारा हो रहा है, जहां पे लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है। लफ्जों के इस्तेमाल से यू आर इंसाइटिंग पीपल टू वायलेंस। आप देख रहे हो देश में हमें इंटीग्रेट करना है लोगों का, इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना है, उसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं कि गारंटी है। हमें आज लगता है जैसे भारत इनएविटेबल था। जो भारत देश हम देखते हैं, जो मैप हम पढ़ते हैं, वो हमें लगता है कि इनएविटेबल था, वो तो होना ही था। ऐसा कुछ नहीं था। 1946, 1947 में ऐसा पॉसिबल था कि शायद ना हो, शायद कुछ बाहर रह जाए। हैदराबाद सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका, जम्मू एंड कश्मीर और भी फेमस एग्जाम्पल है, जूनागढ़ भी एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा रिस्क था कि शायद वो ना हो, शायद देश बनने से पहले ही बंटता रह जाए, जिसको वो बॉल्कनाइजेशन कहते हैं, कि आपके देश के इतने सारे टुकड़े हो गए। तो वो एक डर है। तो आपका, और ये सब का सब देख रहे हो आप, लोग लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बट जितना मैंने पढ़ा है, प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी का ऑप्शन नहीं था। उनके पास लीगली अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आता है, उसमें डिक्लेयर किया है कि अगस्त 15, 1947 को 2 डोमिनियन क्रिएट हो जाएंगे। एक डोमिनियन होगा इंडिया का, एक डोमिनियन होगा पाकिस्तान का। और जो प्रिंसली स्टेट्स है वो नॉमिनली इंडिपेंडेंट है विद द ऑप्शन कि आप आइदर इंडिया जा सकते हो या पाकिस्तान जा सकते हो या इंडिपेंडेंट रह सकते हो। सो टेक्निकली वो ऑप्शन उनके पास है। वायबल शायद वो ऑप्शन नहीं है, सिवाय फॉर अ फ्यू प्रिंसली स्टेट्स नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपकी साइज ही नहीं उतनी। जैसे पतौदी हो तो फिर क्या करोगे, तो वैसे वाला हाल है। लेकिन ऑप्शन टेक्निकली है। तो जैसे ट्रैवनकोर का अगर हम एग्जाम्पल ले ले, ट्रैवनकोर आता है आज के दिन केरला में। ट्रैवनकोर के जो दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, ये इंटीग्रेशन के सख्त खिलाफ थे। उनको इंटीग्रेशन नहीं चाहिए था। वो क्या कोशिश कर रहे थे कि भोपाल को, जो और बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, हैदराबाद को, इनके साथ बैठ के वो सोच रहे थे कि हम कैसे इंटीग्रेशन अवॉइड करें,
क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है पाकिस्तान के साथ, तो आप इंटीग्रेट हो नहीं सकते, इंडिया के साथ इंटीग्रेट, और उनको ना इंडिया ना पाकिस्तान किसी का कोई प्यार नहीं, उनको इंडिपेंडेंट रहना, पर इंडिपेंडेंट रह नहीं सकते। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। फाइनली ही चेंजेस हिज माइंड। ऐसा कहते हैं कि बेसिकली उनको पकड़ के पीट दिया गया था, मतलब इट वाज एज ब्रूटल एज दैट। उनको पकड़ के पीट दिया गया था, एंड आफ्टर दैट वो थोड़े से सहम गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने फिर उस तरह से कुछ कोशिश नहीं की। सीपी रामास्वामी अय्यर का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम जब संविधान में फ्री स्पीच के साथ क्या हुआ, तो उनका एक योगदान रहा है इसमें 1960s पे, मैं उसमें आता हूं। तो ये आपके सर्कमस्टांसेस हैं कि जिस देश का आप संविधान बना रहे हो, उस देश का क्या हाल होगा, क्या नक्शा होगा, वही हम नहीं जानते। ऐसे सिचुएशन में हम आ रहे हैं कि अभी भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें बनाना है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम भी उनके जगह होते, हमें भी लगता कि नहीं, सरकार को थोड़ा पावर तो चाहिए, क्योंकि अगर हमने पावर नहीं लिया और हमने कंप्लीटली दे दिया कि भाई जिसको जो बोलना है, जैसे बोलना है, जहां बोलना है, जब बोलना है, बोले, हम कुछ नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम पूरा अमेरिकन स्टाइल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करेंगे, जहां पे पार्लियामेंट कोई आपका लॉ ला ही नहीं सकता। तो डर एक यही रहेगा कि ऑलरेडी इतना बुरा हाल है देश का, और बुरा हो जाएगा। तो ये डर उनको हॉन्ट कर रही थी, और ये डर हम रिकॉर्ड्स में बार बार देख, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो शुरुआत होती है, वो होती है फरवरी 1947 से। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान जिसका मैंने जिक्र किया था, कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये संविधान क्रिएट करेगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी। एडवाइजरी कमेटी में होंगे 50 लोग, और ये लोग देश के फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करेंगे। ये 50 लोगों की कमेटी बनती है फरवरी में, फरवरी 1947 में। इनके चेयरपर्सन बनते हैं वल्लभ भाई पटेल। पहले मीटिंग में ये लोग डिसाइड करते हैं कि 50 लोग बैठकर तभी फंडामेंटल राइट्स हम बनाने से रहे, हमें और एक छोटी कमेटी चाहिए, तो वो एक फंडामेंटल राइट सब कमेटी क्रिएट करते हैं। इसमें 10 लोग हैं। अब ये 10 लोगों का काम है कि भाई तुम लोग बैठ के अभी बनाओ, हम लोग को एक लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देके दो। तो ये 10 में जेबी कृपलानी है इनके चेयरपर्सन। ये थोड़े से एब्सेंटी किस्म के चेयरपर्सन रहेंगे, इनका इन्वॉल्वमेंट काफी कम रहेगा, बट इसके अंदर B.R. अम्बेडकर है, इसके अंदर के.एम. मुंशी है, इसके अंदर एक अय्यर नाम के बहुत प्रोमिनेंट लॉयर है, इसके अंदर काफी ऐसे इंटरेस्टिंग लीडर्स हैं जिनका हम नाम शायद आज नहीं जानते, बट इनका योगदान रहा है कि हम जिस संविधान के अंदर में जीते हैं वो इनकी वजह से बन रहे हैं। तो अंबेडकर एक सेट ऑफ ड्राफ्ट राइट्स देते हैं, और के.एम. मुंशी एक सेट ऑफ ड्राफ्ट राइट्स देते हैं। और यहां पे सबसे बड़ा वो चॉइस आता है जिसका कॉन्सिक्वेंस हम आज भी भुगत रहे हैं 2025 में, भुगत रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको जैसे पसंद। तो चॉइस क्या है? अंबेडकर का जो वर्जन है उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट शैल नॉट मेक एनी लॉ एब्रिजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मोर और लेस सब्सटेंटिवली यही लिखा है। मतलब उनका जो मॉडल है जहां से वो डिराइव कर रहे हैं अपना कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये अमेरिका से आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के भी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कांग्रेस शैल मेक नो लॉ एब्रिजिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ऐसे ये अंबेडकर का वर्जन। इसमें रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे बस 2 है, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। इसके अलावा आप अगर देश के नागरिक हो, आपको पूरी छूट है, आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है, जहां बोलना है, जब बोलना है, बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी का। दूसरी तरफ है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का जो ड्राफ्ट है वो अमेरिका से नहीं डिराइव करते, वो आयरलैंड के संविधान से डिराइव करते हैं। अब आयरलैंड का संविधान आप खोल के देखोगे तो उसमें दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। डेफेमेशन का रिस्ट्रिक्शन है, सेडिशन का रिस्ट्रिक्शन है, ब्लास्फेमी का रिस्ट्रिक्शन है, हर किस्म का रिस्ट्रिक्शन जो हम आज हमारे संविधान में देखते हैं, सारा का सारा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के भी 2 वर्जन्स है, 1922 का एक है, 1937 का एक है। तो वो पहले शुरू करते हैं 1922 से। तो मतलब अगर आप सब कमेटी के मेंबर हो, 10 लोगों की कमेटी, सब कमेटी है, उनके बीच में चॉइस है इस 2 का। हम अमेरिकन वर्जन ले सकते हैं जहां पे नागरिक को ज्यादा मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या हम ये वाला वर्जन, मुंशी का वर्जन ले सकते हैं जो आयरिश है, जहां पे कम मिलेगा।
ये मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, और पहले ही मीटिंग में सब कमिटी का जब ये 2 जो ड्राफ्ट राइट्स आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, पहले ही मीटिंग में ये लोग मुंशी को चूज करते हैं, मुंशी का वर्जन चूज करते हैं। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप रिसर्च करने की कोशिश करें तो आपको इन मीटिंग्स के मिनट्स मिलते हैं, प्रोसीडिंग्स नहीं मिलते। मतलब आपको ये नहीं पता कि डिसीजन किसका था कि भाई हम मुंशी का वर्जन लेंगे, हम अंबेडकर का वर्जन नहीं लेंगे। कितने लोगों ने वोट किया, हमें पता है कि मेजॉरिटी ने वोट किया मुंशी के लिए, बट कौन लोग थे, क्यों वोट किया, इस सब के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो हमें ये नहीं पता। बट हमें इतना पता है कि इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें जो है मुंशी का वर्जन चाहिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस वाला वर्जन चाहिए। मतलब देखिए 1947 में फरवरी मार्च में आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ हम संविधान में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देंगे, क्योंकि ये तो कांग्रेस ने वादा किया था कराची रेजोल्यूशन में, कांग्रेस ने उससे पहले नेहरू रिपोर्ट में वादा किया था, बरसों से वादा करते हैं, तो वादा हम निभाएंगे, पर हम इसके साथ ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देंगे। मतलब आप ऐसा एक संविधान क्रिएट कर रहे हो जहां पे राइट और रिस्ट्रिक्शन का ओहदा एक ही है। वही फर्क है। अमेरिका में क्या हो रहा है कि राइट है, रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट 200 साल से बैठ बैठ के वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहा है, धीरे 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 वो धीरे धीरे एक डिस्कोर्स क्रिएट हो रहा है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हम रिस्ट्रिक्शन संविधान में चिपका दे रहे हैं। मतलब आप जैसे जब हम सिविक्स पढ़ते हैं, जब स्कूल में सिविक्स पढ़ते हैं, सब बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये राइट सबको याद रहता है, हमने सबने पढ़ा हुआ है, कितना भी पकाओ सब्जेक्ट हो लेकिन पढ़ा है, ये राइट है। हम रिस्ट्रिक्शंस पे ध्यान नहीं देते, बट संविधान के लिए संविधान में उस राइट और उस रिस्ट्रिक्शन की एक ही जगह है। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन छोटा है उससे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये वो लोग इसलिए कर रहे हैं उन सर्कमस्टांसेस की वजह से जिससे मैंने पहले आपको बताया। जैसे कोई प्रिंसली स्टेट ऐसे डायरेक्ट कॉल फॉर एक्शन ना दे पाए, कोई डायरेक्ट कॉल फॉर एक्शन, अनरेस्ट ना कर पाए,